वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग मेगा रिवीजन प्रोग्राम में सेट 9 के क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसका भी पैटर्न सेम प्रीवियस सेट्स के तरह है। इसमें भी टोटल 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। सेक्शन बी में 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सेक्शन सी में 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। एंड सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। और सेक्शन डी के क्वेश्चन में आपको चॉइस भी होगा, मतलब 2 में से 1 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट यूनिट ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी होता है, तो केबी की यूनिट निकालनी है। तो केबी का फॉर्मूला क्या होता है? केबी निकालते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी से। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या होता है? केबी इंटू एम। ठीक है, अब यहाँ से केबी का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन एम। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, तो इसकी यूनिट टेम्परेचर की यूनिट के इक्वल होगा। एम मोलेलिटी है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ केबी। तो पहला देखो सेल्सियस और मोलेलिटी के टर्म में दिया है, तो डेल्टा टीबी टेम्परेचर है, तो डिग्री सेल्सियस पर मोलल। फर्स्ट वाला यूनिट सही है, लेकिन हमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट आंसर नहीं होगा। दूसरा केल्विन के टर्म में दिया है, तो टेम्परेचर है तो केल्विन के टर्म में भी यूनिट लिख सकते हैं, केल्विन पर मोलल, ये भी यूनिट सही है। अब तीसरा केल्विन केजी पर मोल के टर्म में दिया है, तो ठीक है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन पर मोलेलिटी को हम लोग यूनिट मोल पर केजी भी लिख सकते हैं। तो अब ये अगर ऊपर जाएगा तो केल्विन पर मोल केजी इन्वर्स से केजी बन जाएगा, तो केल्विन केजी पर मोल, तो ये यूनिट भी हमारा सही है। तो फोर्थ वाला ही गलत होगा, फोर्थ आंसर होगा, क्योंकि देखो मोल है, मोल का इन्वर्स नहीं है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर डी आएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एट 300 केल्विन। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, और मैक्सिमम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है। और इसमें देखो कुछ इलेक्ट्रोलाइट है और कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, NaCl और बेरियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और फिनॉल वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो डिसोसिएशन बहुत कम होगा, लेकिन इस दोनों में डिसोसिएशन होगा। तो जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर भी फॉर्मूला में कंसीडर करते हैं। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट, इसकी वैल्यू होती है एक्स बी अगर सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो इसमें हमें वेंट ऑफ फैक्टर आई भी कंसीडर करना पड़ेगा। और हमें ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन हमें क्या निकालना है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है डेल्टा पी, तो पी ए नॉट को इस साइड शिफ्ट कर दो, आई इंटू पी ए नॉट इंटू एक्स बी। अब सबका कंसंट्रेशन सेम है, जब कंसंट्रेशन सेम है, सॉल्वेंट सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो हमारा मोल फ्रैक्शन भी सेम होगा, तो एक्स भी तो कांस्टेंट हो गया। अब टेम्परेचर सेम है तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी सेम होगा, पी ए नॉट भी कांस्टेंट होगा, तो ये दोनों कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा पी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? वेंट ऑफ फैक्टर आई पे। तो फर्स्ट ऑप्शन में NaCl दिया है, तो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा पूरा डिसोसिएट होगा Na प्लस Cl माइनस में, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? डिसोसिएशन के बाद 2 पार्टिकल, पहले 1, तो 2/1 2 हो गया। दूसरा बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड कैसे डिसोसिएट होता है? ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो बेरियम आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो गया? डिसोसिएशन के बाद 3 पार्टिकल्स, पहले 1, तो 3/1 कितना हो गया? 3। अब जो सुक्रोज है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन नहीं होगा, तो वेंट ऑफ फैक्टर 1। और जो फिनॉल है ये भी पार्शियली डिसोसिएट होगा, तो आई की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 1 के अप्रॉक्स ही होगी। आई की वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगा, तो मैक्सिमम वेंट ऑफ फैक्टर किसका आ गया? बेरियम क्लोराइड का, तो इसका आंसर बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल डिपेंड्स ऑन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? तो नेक्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड दैट इज नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करेगा, तो इसका ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा, डी पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन हैज सेम यूनिट्स एज रेट ऑफ रिएक्शन, द रिएक्शन इज ऑफ, ऑर्डर पूछा गया है। तो देखो बच्चे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं रेट कांस्टेंट को, ये होता है मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मोल पर लीटर का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों को सेम करना है तो मतलब 1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 0, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट सेम आएगा, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड थ्रू इंटरवेंशन ऑफ, SN2 रिएक्शन में कार्बोनियम आयन दैट इज कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, जिसमें जैसे ही न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के कार्बन पे अटैक करेगा वैसे ही कार्बन से लिविंग ग्रुप लीव करना स्टार्ट कर जाएगा, उसी स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। फ्री रेडिकल भी नहीं बनता है, कार्ब एनायन भी नहीं बनता है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, फिनॉल ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट। तो फिनॉल होता है बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसके साथ एक OH ग्रुप है फिनॉल, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट, मतलब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस होकर सिंगल बॉन्ड हो जाता है, तो बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब साइक्लोहेक्सेन, इसके साथ एक OH ग्रुप बच जाएगा, 3 डबल बॉन्ड है तो 3H2 लगेगा, तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन 1 ओल या साइक्लोहेक्सेनोल, तो साइक्लोहेक्सेनोल डी पार्ट में है तो इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कार्बाइलामाइन रिएक्शन। कार्बाइलामाइन रिएक्शन प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन और एरोमेटिक एमाइन दोनों देता है, ओनली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं। R या ArNH2 दोनों हो सकता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। इसमें हम लोग ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH, तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है जिसका फॉल स्मेल होता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कार्बाइलामाइन रिएक्शन। तो देखो प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइन, फर्स्ट ये एलिफेटिक एमाइन, ये तो नाइट्रो है, ये एमाइड है, ये सेकेंडरी एमाइन है, तो हमारा ए पार्ट करेक्ट हो गया। अगर ये एरोमेटिक एमाइन होता फॉर एग्जांपल एनिलीन तो वो भी करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लिगेंड्स आर निगेटिव आयंस ओनली, नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ओनली, नहीं, ये निगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल तीनों हो सकता है, जैसे कि क्लोराइड आयन निगेटिव आयन है, नाइट्रोनियम आयन NO2+ पॉजिटिव आयन है, NH3 न्यूट्रल है, तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल तीनों हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। तो सेल के न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड को ही हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, यही हेरिडिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन ए इज कॉल्ड, विटामिन ए, ये तो बच्चे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी जो है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इसके लिए मैं एक बच्चे का आंसर शीट शेयर करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है, फाइंड हाफ लाइफ पीरियड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला होता है T12 = 0.693/K, K इज रेट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो 0.693/K की वैल्यू, तो ये हमारा अब देखो जो रेट कांस्टेंट है पर सेकंड में दिया है, तो इसीलिए इसका आंसर सेकंड में आएगा, तो ये हमारा T12 का वैल्यू निकल गया हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, नेम देम। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में
मेनली 4 ट्रांजिशन सीरीज है, जिसे हम लोग 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज बोलते हैं। 3D सीरीज 4th पीरियड में है, 4D 5th पीरियड में, 5D 6th पीरियड में एंड 6D 7th पीरियड में है। तो नेम हमने पहले ही बता दिया। फर्स्ट जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसे 3D सीरीज बोलते हैं, इसे ही आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोल सकते हो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ये स्कैंडियम टू जिंक तक होता है। 4D सीरीज ये जो है इट्रियम टू कैडमियम तक होता है, इस 5th पीरियड में आएगा, ये 4th पीरियड में था, इसे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोल सकते हैं। 5th D सीरीज, इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोल सकते हैं, ये 6th पीरियड में आता है, ये लेंथेनम से गोल्ड तक होता है। 6D ट्रांजिशन सीरीज 4th ट्रांजिशन सीरीज होगा, ये 7th पीरियड में आएगा। इसमें जो है एक्टिनियम से लेके ये सीरीज कंप्लीट नहीं है, एक्टिनियम से ये स्टार्ट होता है, ये इनकम्प्लीट है। तो टोटल जो है मेन 4 ट्रांजिशन सीरीज हमारे पीरियोडिक टेबल दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी प्रेजेंट है। लेकिन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज अमोनोलाइसिस, गिव एग्जाम्पल। अमोनोलाइसिस में हम लोग हेलो अल्केन का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, तो प्राइमरी एमाइन बनता है, और प्राइमरी एमाइन मेजर प्रोडक्ट तब बनता है जब अमोनिया हमारा क्या होगा, अमोनिया बोल सकते हो एक्सेस में होगा। प्राइमरी एमाइन इज मेजर प्रोडक्ट होगा जब अमोनिया एक्सेस में होगा। ठीक है, अगर हमारा हेलो अल्केन एक्सेस में हो तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बना लेता है। तो जब हेलो अल्केन का रिएक्शन अमोनिया से करे एल्कोहलिक मीडियम में, तो मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी एमाइन बनेगा। इसमें हेलो अल्केन का जो CX बॉन्ड है, CBr यहाँ पे जो था, ये ब्रेक होगा और अमोनिया इसके साथ अटैच होगा। तो ये भी एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो दिस इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस। तो यहाँ पे देखो, अमोनोलाइसिस रेफर्स टू क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड। जैसे यहाँ पे CBr बॉन्ड ब्रेक होगा बाय अमोनिया टू गिव एमाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज रेक्टिफाइड एस्पिरिट। रेक्टिफाइड एस्पिरिट हमारा जो है अल्कोहल होता है और अल्कोहल के साथ वाटर होगा। रेक्टिफाइड एस्पिरिट इज ए हाईली कंसनट्रेटेड इथेनॉल, कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर, जिसमें 95 to 96% अल्कोहल होता है इथेनॉल एंड 4 to 5% वाटर होता है बाय वॉल्यूम। ठीक है बच्चे, इसका प्रिपरेशन हम लोग करते हैं रिपीटिव डिस्टिलेशन से, बार बार डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें रेक्टिफाइड एस्पिरिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होता है जो हमारे बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज नहीं होता है, इसके लिए हमें एक्सटर्नल डाइट पे डिपेंड करना होता है। एग्जाम्पल के लिए लाइसिन, और टोटल 10 एसेंशियल एमिनो एसिड है। इसको याद रखने के लिए हमने बताया था VIP हॉल में TT, V फॉर वेलाइन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ये हमारे एसेंशियल एमिनो एसिड है। दूसरा है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होता है जो हमारे बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज हो जाता है, इसके लिए हमें एक्सटर्नल डाइट पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए ग्लाइसिन ले सकते हो या ग्लूटेनिक एसिड लिया है, तो ये सारे क्या हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। इस 10 के अलावा जितने एमिनो एसिड हैं ऑल आर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, IUPAC नेम पूछा गया है, हमें 2 कॉम्प्लेक्स दिया गया है। तो IUPAC नेम निकालने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सेंट्रल एटम इसमें हमारा आयरन है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, +2, 2 × +2 आयरन का निकालना है, तो X 2 × +2 क्यों किया, क्योंकि जिंक 2 है। साइनाइड 6 है, साइनाइड का चार्ज -1 होता है, = 0। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, +4 + X - 6 0, तो X - 2 0 हो गया, तो X की वैल्यू +2। अब देखो जिंक कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो पहले कैटायन लिखते हैं, तो कैटायन इज जिंक। अब कैटायन और एनायन के नंबर हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, जैसे 2 जिंक है तो डाई जिंक नहीं लिखेंगे, ओनली जिंक लिखेंगे। अब लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंड लिखते हैं, लिगेंड 6 है तो हेक्सा CN को साइनिडो या साइनो लिखते हैं, तो साइनिडो। आयरन जो है हमारा
सेंट्रल एटम है और ये निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, इसीलिए इसके आगे सफिक्स ATE लगाएंगे, फेरेट। देन ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखेंगे 2, ठीक है। अब दूसरा है PtNH3 होल 4 Cl2 2+, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें सेंट्रल एटम Pt का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, मान लो X, अमोनिया का तो 0 होता है, 4 × 0 0 हो जाएगा, 2 क्लोरीन है, 2 × -1 -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू चार्ज है +2, तो +2 +2 +4 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें कैटायन है तो पहले इसी का नेम लिखेंगे, वैसे भी पहले कैटायन ही लिखते हैं हम लोग। तो इसमें लिगेंड 2 है, अमोनिया और क्लोरीन। अमोनिया को लिखते हैं एमाइन, क्लोरीन को लिखते हैं क्लोरो या क्लोरिडो। तो जितने भी लिगेंड्स हैं सबको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो एमाइन पहले आता है, तो टेट्रा एमाइन, 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरो या डाइक्लोरिडो, प्लेटिनम, इसमें ATE नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है। देन ऑक्सीडेशन नंबर 4, अब ये आयन है इसलिए आयन लिख सकते हैं हम लोग इसमें। तो ये IPAC नेम हो गया। नेक्स्ट है डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं या ROR भी लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अगर हमारा सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन लेंगे, और अगर हमारा यूनिट में कंसंट्रेशन मोल पर लीटर पर सेकेंड, और अगर गैस है तो प्रेशर का जो यूनिट है ATM बार या पास्कल, ATM पर सेकेंड या बार पर सेकेंड या पास्कल पर सेकेंड। अब इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं एक रिएक्शन लेके, जैसे मान लो एक छोटा सा रिएक्शन ले लो क्योंकि 2 डेफिनेशन इसमें पूछ लिया, N1A गिव्स N2B। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है तो निगेटिव 1/N1 dA/dt इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट में B है तो प्लस 1/N2 dB/dt, ठीक है। रेट कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है A से P, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर इसके लिए लिखा जाए तो R इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, K, जो कि रेट कांस्टेंट है, एक्टिव मास ऑफ A का पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फ़ा। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं जब कंसंट्रेशन, जो A का कंसंट्रेशन है ये अगर यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, तो 1 का पावर अल्फ़ा 1 ही होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन K के इक्वल हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन when active mass of reactant या concentration या pressure of reactant is unity। तो rate of reaction is equal to rate constant is equal to rate of reaction when concentration of each reactant is taken as unity in reaction। मतलब जब इसका concentration 1 ले ले उस टाइम पे जो rate of reaction होगा that is equal to rate constant। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई कैन नॉट मॉलिकुलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन बी इक्वल टू 0। किसी भी रिएक्शन का मॉलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकता है। सबसे पहले मॉलिकुलरिटी हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन करते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एटम या आयन एक साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा वही होता है हमारा मॉलिकुलरिटी। और किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन ऑफ रिएक्टेंट 0 नहीं हो सकता। अगर रिएक्टेंट 0 होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, इसीलिए किसी भी रिएक्शन का मॉलिकुलरिटी 0 पॉसिबल नहीं है। तो मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी 0 बिकॉज इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल एलिमेंट्री स्टेप, सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन में, ठीक है, ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज, ठीक है। इफ़ मॉलिकुलरिटी वेयर 0, अगर मॉलिकुलरिटी 0 हो गया तो इट वुड मीन नो रिएक्टेंट स्पीसीज आर इन्वॉल्व, सो देयर विल बी नो कॉलिजन एंड हैंस नो रिएक्शन इज पॉसिबल। जब रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में हम लोग हेलो अल्केन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं तो सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। जैसे 2 हेलो अल्केन, 2 सोडियम हेलोजन के साथ 2NaX बनाएगा और दोनों R आपस में जुड़ के अल्केन बनाएगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिख सकते हो, RX + 2 सोडियम + RX, इसको उल्टा लिख लो। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये दोनों हेलोजन जो है सोडियम के साथ सोडियम हेलाइड बनाएगा और दोनों अल्काइल आपस में जुड़ जाएगा, अल्केन बन गया।
और 2NaX बाहर हो जाएगा। दिस इज उर्ज रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जस्टिफाई विथ एग्जाम्पल। तो बच्चे जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप इसे बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन पे C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पोलर है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज देयर कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O इज स्ट्रांगली पोलर। पोलर क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मेकिंग द कार्बन एटम इलेक्ट्रोफिलिक। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। ठीक है ना, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे इजीली अटैक करेगा। इन द कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये हमने पहले बता दिया। ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। द कार्बोनाइल दस बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, सो एन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल अटैक देयर कार्बन, कार्बन से अटैक करके उसके साथ अटैच हो जाएगा, फिर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसा कि अभी बताया। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव, अब इसके साथ जो पॉजिटिव आयन होगा वो अटैच हो जाएगा, जैसे ये एग्जांपल दिया है। ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसे मैं बता देता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड OH, HCN है, HCN। तो इसका जो निगेटिव आयन है Cn माइनस, इस पर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ H आ जाएगा। ठीक है, तो CH3 CHOH और C के साथ Cn अटैच हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन कोहलॉस लॉ, हाउ कैन इट बी यूज टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले डिफाइन करना है, तो कोहलॉस लॉ को डिफाइन करते हैं जब हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाए, जितने जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए, तो उसमें जितने भी आयंस होंगे सारे आयंस जो है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कंट्रीब्यूट करेगा, उसके नेचर पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्शन या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर ऑफ अदर आयन। जैसे एक कैटायन है, एक एनायन है, तो कैटायन का मोलर कंडक्टिविटी इंटू नंबर ऑफ कैटायंस प्लस एनायन की मोलर कंडक्टिविटी इंटू नंबर ऑफ एनायंस। कैटायन और एनायन दोनों अट्रैक्शन है तो मोलर कंडक्टिविटी घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा कोई रीजन नहीं होता है। जैसे NaCl है, तो NaCl में आयन Na प्लस Cl माइनस, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन इंटू 2। एल्यूमिनियम सल्फेट में 2 एल्यूमिनियम है और 3 सल्फेट है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फ़ा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमेशा किसी भी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी से ज़्यादा होगा, इसीलिए अल्फ़ा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अब अगर यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई ट्रांजिशन मेटल आयंस यूजुअली शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ट्रांजिशन मेटल आयन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो क्यों करता है। तो कोई भी सब्सटेंस बच्चे पैरामैग्नेटिक तब होगा जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है सारे में तो नहीं बोल सकते, जैसे Zn2+ है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होता है, और मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट के जो आयंस हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा, और इसकी वैल्यू हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से कैलकुलेट करते हैं, इसे मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। फॉर्मूला √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा,
और मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा तो पैरामैग्नेटिज्म भी ज़्यादा होगा। तो ये बताया पैरामैग्नेटिज्म अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होगा। इसके बाद एग्जांपल्स देके बताया है। जब हम लोग 3D सीरीज में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डी में ऐड होता है, तो डी में ऐड होगा और डी में 5 ऑर्बिटल होता है, तो एक एक करके ऐड होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्टार्टिंग में पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगा। अब जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा, पेयरिंग स्टार्ट होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेगा तो पैरामैग्नेटिज्म भी घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिफाइड KMnO4 रिएक्ट्स विथ H2S ऑक्जेलिक एसिड KNO2। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज करेगा। देखो हाफ रिएक्शन सब में सेम होगा, जैसा कि हमने पिछले सेट में K2Cr2O7 के लिए भी डिस्कस किया था। KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटासियम सल्फेट MnSO4 वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन देगा। यही नेसेंट ऑक्सीजन H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज करेगा, वाटर बनाएगा। अब यहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो नेसेंट ऑक्सीजन को इक्वलाइज करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन इक्वल हो जाएगा तो नेसेंट ऑक्सीजन 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करेगा, फिर से फर्स्ट रिएक्शन सेम आएगा, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ H2O और CO2 बनाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये गलत लिख दिया, K2SO4 2MnSO4 3 वाटर, तो 2MnSO4 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे 3 वाटर और 5 नेसेंट ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 5 हो गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 2 KMnO4 3 सल्फ्यूरिक एसिड इस 5 ऑक्जेलिक एसिड K2SO4 2 MnSO4, यहाँ पे देखो 5 वाटर, यहाँ पे 3 वाटर, 8 वाटर हो गया, 2 5 जा 10 CO2। सिमिलरली KNO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा KNO3 में। ठीक है, तो 2 KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ K2SO4 MnSO4 वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन देगा, KNO2 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ KNO3 बनाएगा, तो यहाँ 5 है यहाँ 1 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल और इसे ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिफाइन सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ CONH3 होल 4 Cl2 प्लस आयन। तो सिस आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो आइडेंटिकल ग्रुप है, जो सेम ग्रुप है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करेंगे तो लिगेंड की बात करेंगे, जो सेम लिगेंड है वो एक साथ होगा, और ट्रांस आइसोमेरिज्म में जो सेम लिगेंड है वो एक्रॉस होगा। व्हेन 2 आइडेंटिकल लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल एटम और आयन फ्रॉम सेम साइड, एक साथ, जो आइडेंटिकल लिगेंड है एक साथ होगा तो उसे सिस आइसोमर बोलेंगे, और आइडेंटिकल लिगेंड एक्रॉस होगा तो ट्रांस बोलेंगे। तो देखो NH3 एक साथ है, या ऐसे देखो NH3 एक साथ, NH3 एक साथ, Cl एक साथ, सेम ग्रुप एक साथ है, देयरफॉर इट इज सिस। अब ट्रांस में क्या होगा, सेम ग्रुप एक्रॉस होगा, देखो Cl एक्रॉस, NH3 एक्रॉस, NH3 एक्रॉस, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू, इथाइल ब्रोमाइड से इथॉक्सी इथेन। तो हेलो अल्केन से ईथर बनाना है तो इसमें विलियमसन सिंथेसिस यूज करेंगे। इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ करेंगे तो इथॉक्सी इथेन प्लस NaBr मिलेगा। ठीक है, इथेन बनाना है तो इथेन बनाने के लिए हम लोग इथाइल ब्रोमाइड का ओनली रिडक्शन कर देंगे डायरेक्ट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इथेन बन जाएगा। इथेनॉल बनाना है तो इथाइल ब्रोमाइड में एक्वस NaOH या एक्वस KOH डालेंगे तो इथेनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल बाय विक्टर मेयर टेस्ट, गिव केमिकल रिएक्शन। तो विक्टर मेयर टेस्ट में क्या करते हैं, PST अमाइन को डिस्टिंग्विश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अल्कोहल में रेड फॉस्फोरस और आयोडीन डालेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल भी आइडोअल्केन बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल भी आइडोअल्केन, टर्सरी अल्कोहल भी आइडोअल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें AgNO2 डालेंगे
तो प्राइमरी का भी नाइट्रो अल्केन बनेगा, ये भी नाइट्रो अल्केन, ये भी नाइट्रो अल्केन, यहाँ तक सेम रिएक्शन होगा। अब HNO2 डालेंगे तो HNO2 डालने से ये नाइट्रोलिक एसिड बनता है, ये स्यूडो नाइट्रोल बनाता है, और टर्सरी का जो नाइट्रो अल्केन है वो HNO2 से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद बेस डालते हैं NaOH या KOH, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा जिसका ब्लड रेड कलर आएगा। इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं आए, रिएक्शन नहीं होगा, तो स्यूडो नाइट्रोल का कलर ब्लू होता है। और यहाँ पे यहीं से रिएक्शन नहीं हो रहा है तो नाइट्रो अल्केन का कलर कलरलेस होता है। मतलब जिसमें ब्लड रेड कलर आएगा दैट विल बी प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें ब्लू कलर आएगा दैट विल बी सेकेंडरी अल्कोहल, और जिसमें कोई कलर नहीं आएगा दैट विल बी टर्सरी अल्कोहल। दिस इज विक्टर मेयर टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज डायएजोटाइजेशन, गिव इट्स मैकेनिज्म। तो डायएजोटाइजेशन में क्या करते हैं बच्चे, जो हमारा एनिलीन है इसमें NaNO2 और HCl या HX ऐड करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डाइजोनियम सॉल्ट। तो व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन इनटू डाइजोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड डायएजोटाइजेशन। इसी रिएक्शन को हम लोग डायएजोटाइजेशन बोलते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म है, तो NaNO2 HCl के साथ NaCl और HNO2 बनाता है। HNO2 फिर से एसिड के साथ ये OH H+ के साथ कंबाइन करके वाटर एलिमिनेट करेगा, और ये देखो OH2 बन गया, ये यहाँ से वाटर एलिमिनेट करेगा और NO+ बनेगा, ऐसे बना लो NO+, और वाटर जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये NO+ अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पे, ये जैसे ही नाइट्रोजन पे अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए एक H+ आयन को ये एलिमिनेट कर देगा, तो यहाँ से H+ एलिमिनेट हो गया, तो Ar के साथ NH डबल बॉन्ड O। अब फिर से ये H+ आयन अब इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से H+ एलिमिनेट कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा ArNH, एक N छूट गया यहाँ पे, इसके साथ N भी है, ठीक है, जैसे ही ये इधर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन इधर इसके साथ कंबाइन करके डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब जैसे ही डबल बॉन्ड बन जाएगा OH आ गया, अब फिर से H+ इस OH पे अटैक करेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा, तो अब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया डबल बॉन्ड के साथ। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिलोकलाइज होकर N ट्रिपल बॉन्ड N बनाएगा, जिसे हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, हाउ आर दे क्लासिफाइड। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या ऐसा कोई भी कंपाउंड विच गिव दीज ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से करते हैं, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी, दो टाइप के होते हैं, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर क्या होगा, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। और नॉन शुगर होता है कलरलेस, टेस्टलेस एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस मेन 3 टाइप्स है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड होगा जिसकी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होगी, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। जिसके हाइड्रोलाइसिस से 2 से 10 मोनोसेक्राइड बनेंगे उसे बोलेंगे ओलिगोसेक्राइड, जैसे सुक्रोज, माल्टोज। और पॉलीसेक्राइड जिसके हाइड्रोलाइसिस से बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड बनेंगे उसे बोलेंगे पॉलीसेक्राइड, एग्जाम्पल के लिए स्टार्च, सेल्यूलोज। इतना काफ़ी होता क्योंकि 3 मार्क्स में है। तीसरा क्लासिफिकेशन भी इन्होंने कर दिया, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट वो होगा जो टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, और नॉन रिड्यूसिंग वो होगा जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन डी है जिसमें हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट एंड एक्सप्लेन रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट क्या है, रॉल्स लॉ बोलता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन
कौन सा कंपोनेंट? वोलाटाइल। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम लोग? वोलाटाइल। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट, जैसे ए और बी लिया तो पी ए पी बी, इज प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन एक्स ए एक्स बी इन सॉल्यूशन। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं पी ए नॉट, और पी ए नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। ठीक है, तो अब पी ए नॉट एक्स ए हो गया, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, पी बी हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? पी ए प्लस पी बी, तो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब एक्स ए प्लस एक्स बी बाइनरी सॉल्यूशन में 1 होता है, मोल फ्रैक्शन का सम, तो यहाँ से एक्स बी 1 माइनस एक्स ए होगा, तो एक्स बी का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो फोर्थ में, तो हमारा पी का वैल्यू एक्स ए के टर्म में भी निकल जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग एक्स बी के टर्म में निकालना है तो एक्स ए का वैल्यू 1 माइनस एक्स बी पुट करेंगे तो एक्स बी के टर्म में भी हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। अब इसका ग्राफ है रॉल्स लॉ का, स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि P इक्वल्स टू क्या आया? पी ए नॉट एक्स ए, तो Y इक्वल्स टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन होगा, 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे एक्स ए 1 है, एक्स बी 0 है, तो ये पी बी का ग्राफ हो गया। यहाँ पे एक्स ए 0 एक्स बी 1, तो ये पी ए का ग्राफ हो गया। दोनों को मिलाएंगे तो ये टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में क्या होगा? जो नॉन वोलाटाइल है वो तो वेपर में जाएगा नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर 0 ले लेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट वेपर में जाएगा नहीं, तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए के इक्वल हो जाएगा, और पी बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। पी बी 0 क्यों होगी? क्योंकि वो सॉल्यूशन में नहीं जाएगा। तो टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा? पी ए नॉट एक्स ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्लेन ब्रीफली ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताना है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, उसके नेचर, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता है। जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे करेगा, सॉल्यूट के नेचर या स्ट्रक्चर या कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं करेगा, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। हम लोग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें वैसे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है, इन्होंने सारे को एक्सप्लेन कर दिया, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंदी बन जाता है, इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करना है। ऑस्मोसिस होता है प्रोसेस या फेनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर मोलर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर मोलर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सॉल्यूशन पे जो हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। अब इसे एक्सप्लेन कर देंगे। पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सी इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आर इज मोलर गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आया है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ डेनियल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बच्चे वो सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आइदर इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल प्रोड्यूस करेगा या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट एंड इन विच ए केमिकल रिएक्शन आइदर यूजेज और जनरेट इलेक्ट्रिक करेंट। अब हमें डेनियल सेल पूछा गया है। डेनियल सेल दैट इज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनिक सेल में हम लोग 2 कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर में जिंक का रॉड, दूसरे कंटेनर में कॉपर का रॉड डिप करते हैं। जिंक के रॉड जिसमें डिप करते हैं उसमें जिंक सल्फेट हम लोग लेते हैं एक्वस, और जिसमें कॉपर का रॉड डालते हैं उसमें हम लोग कॉपर सल्फेट लेते हैं एक्वस। तो इसे हम लोग लेफ्ट हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, हाफ सेल
और इसे हम लोग रिडक्शन हाफ सेल या राइट हाफ सेल बोलते हैं। रिडक्शन हाफ सेल आपका लिखा हुआ है, इसे ही हम लोग राइट हाफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। एनोड वो होता है जिस पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड वो होता है जिस पे रिडक्शन होगा। अब दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग एमीटर या गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जिससे पता चलेगा इससे करंट का फ्लो हो रहा है। और दोनों सेल को एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जिसमें इनर्ट सॉल्ट फिल होता है, इसे हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग में क्या होगा, जो जिंक का इलेक्ट्रोड लिया वो एनोड है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। जिंक ऑक्सीडाइज होगा Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू फ्लो करेगा कॉपर के तरफ। कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे जो Cu2+ आयन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाएगा। ठीक है, तो इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो वही बताया है, कॉपर 2+ आयन कॉपर बनाया, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें एनोड निगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा कैथोड? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एनोड निगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हमें इसमें बताने हैं। अब इसका ऑप्शन है, व्हाट इज कोरोजन, गिव मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैथोडिक एंड बैरियर प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है बच्चे? जब हम लोग मेटल सरफेस को एटमॉस्फेरिक कंडीशन में छोड़ दें, तो जो एटमॉस्फेयर में एयर है या मॉइस्चर है, वो अनडिजायरेबल कंपाउंड जनरली ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। उसी अनडिजायरेबल सब्सटेंस के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग में जो आयरन है, ये एनोड का काम करता है। तो आयरन ऑक्सीडाइज होता है Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। और जो ये H+ कहाँ से आएगा? वाटर से आएगा, मॉइस्चर से H2O, H+ और OH- में डिकम्पोज होता है, रिवर्सिबल होता है। या H2O के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये H2CO3 वीक एसिड बनाता है, जो H+ और HCO3- देगा। ये H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन बनाता है। दैट इज, जो H+ आयन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करके H2O बनाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया? आयरन ऑक्सीडाइज होगा Fe2+ में, H+ ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन गेन करके वाटर बनाएगा। तो आयरन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। तो फाइनल रिएक्शन ये हमारा हो गया। अब जो ये Fe2+ बन गया, ये H+ और वाटर के साथ कंबाइन करके Fe2O3 बना लेता है। क्या बना लेता है? Fe2O3। अब बच्चे देखो, जो ये Fe2O3 बना है, ये Fe2O3 कैसे बना? आयरन का जो सेकेंड आयन बना है, एसिडिक मीडियम में Fe3+ में कन्वर्ट होता है, जो ऑक्सीजन के साथ Fe2O3 बनाएगा। Fe2O3 मॉइस्चर के साथ हाइड्रेटेड Fe2O3 बना लेता है, Fe2O3.XH2O, जिसे हम लोग रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका प्रिवेंशन हम लोग कैसे करते हैं? कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या करते हैं? जो हमारा मेटल है, इसके ऊपर हम लोग मोर ऑक्सीडेटिव मेटल, जिसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जैसे आयरन के ऊपर जिंक का लेयर लगा देते हैं, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, आयरन को ऑक्सीडाइज होने से बचा लेगा। और बैरियर प्रोटेक्शन में क्या करते हैं? जो मेटल है, इसके ऊपर हम लोग या तो पेंट कर देते हैं, या ऑयल लगा देते हैं, या ग्रीस लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जो इन्वायरमेंटल एयर है या मॉइस्चर है, ये डायरेक्ट मेटल के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है और मेटल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। अब देखो, जब ये आप बताओगे मैकेनिज्म इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग का, तो आपको डायग्राम भी बताना पड़ेगा। वो डायग्राम मैं आपको शेयर करके बताता हूँ। देखो, यही वाला डायग्राम बनाना है। इसमें जो आयरन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Fe2+ बनाएगा। ये पूरा आयरन का रॉड है, ये इन्वायरमेंट है। तो आयरन Fe2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आयरन की टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Fe2+ बनाएगा। और H+ और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये चारों इलेक्ट्रॉन ऐड होके वाटर बनाएगा। तो आयरन ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया। अब ये Fe2+ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके Fe2O3 बना लेता है। क्या बना लेता है? Fe2O3। और Fe2O3 जो है, Fe2+ वाटर और ऑक्सीजन के साथ Fe2O3 बनाया, और Fe2O3 क्या करेगा? मॉइस्चर के साथ
कंबाइन करके Fe2O3 डॉट XH2O बनाएगा, जिसे हम लोग रस्ट बोलते हैं।